मैं राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, मुद्दों को हालांकि विपक्ष जिस तरह से आपने हर बार कहा है कि ये जो चुनाव है दो ध्रुवीय चुनाव है, एक तरफ वो लोग जो मोदी के साथ हैं, एक तरफ वो जो मोदी के खिलाफ हैं। अब ये जो लड़ाई चेहरा वर्सेस मुद्दा बनाने की कोशिश जिस विपक्ष ने की है, मुद्दों के मामले में कौन आगे यहां पर आता हुआ दिख रहा है? वो नरेंद्र मोदी जो हर मंच से अपनी गारंटीज गिनाते नजर आते हैं, विकसित भारत, संकल्प भारत 2047 तक का विजन दिखाते हैं, विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर यहां पर घेरते नजर आते हैं। उस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, हालांकि हर राजनीतिक दल यहां पर सवालों के घेरे में आ रहा है। इधर विपक्ष जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं जिससे आज आम वर्ग जिसे झेल रहा है, अब उसके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड का एक और मुद्दा सामने आ जाता है। तो यहां पर कौन जनता के कितने करीब नजर आ रहा है? और ये बहुत अहम आपसे जानना हो जाता है क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, उनके मुद्दों को, उनकी राय को आप देश के सामने रखते हैं। देखिए, देश के आम लोगों से अगर आप बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ज़्यादा आम लोगों के समझ में आने वाली चीज़ है या उसको ये समझ रहे हैं। बात ये भी है कि जो विरोधी दल है, विपक्षी दल अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं। और दूसरे, अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद आरोप प्रत्यारोप सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी तो खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए हैं दिल्ली कथित शराब घोटाले में जो समन आ रहा है। अभी देखिए क्या क्या होता है। देखिए, बहुत कुछ 2014 से और 2024 में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अभी आप देखिए, 29 फरवरी को भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक प्रधानमंत्री देश के विभिन्न इलाकों में जाकर लोकार्पण, शुभारंभ, उद्घाटन करेंगे। 14 मार्च को जैसे 2 आईएएस को, जैसे आईएएस को ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे ही 2 आईएएस को मिनटों में चुनाव आयुक्त बनाया गया। 15 मार्च को दोनों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। और पिछले कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि इस बात का ऐलान 30 घंटे पहले कर दिया गया कि कल लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। अमूमन आमतौर पर सामान्यतः ये उसी दिन सुबह ये खबर 11 बजे 12 बजे आती थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता था। लेकिन ये 30 घंटे राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को अपनी तैयारी के लिए दिया गया। इसी बीच में मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपने देखा, सरकारी कर्मचारियों को डीए भी बढ़ा दिया। बहरहाल, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, विपक्षी पार्टियां और सरकार चाहे कुछ भी कहे, 2 बातें एकदम क्लियर है। पहली बात यह है कि अगर आप कहते हैं काला धन नहीं है, अगर आप कहते हैं कि बेईमानों को छोड़ा नहीं जाएगा, लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो 1364 करोड़ रुपए वो कंपनी चंदा दे रही है। दिया किसको, हटा दीजिए। 1364 करोड़ रुपए वो कंपनी चंदा दे रही है। 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिसका एसेट, जिसके फ्लैट, जिसकी संपत्ति ईडी ने जब्त की है। तो ये कौन सी ईमानदारी है और ये कौन सी शुचिता है और ये कौन सा बेईमानों को पकड़ने का काम है? एक कंपनी जिसका मुनाफा 27 करोड़ है, वो एक दिन 5 जनवरी 2022 को 225 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है। और कागजों में उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट बताती है कि उसका उतना चंदा देने का वो नहीं है। लेकिन चूंकि पहचान छुपानी है, कुछ सामने आना नहीं है, कुछ इनकम टैक्स नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। और इसी तरह एक कंपनी अप्रैल महीने में 140 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है और उसे मई महीने में 14,000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। और जिन जिन कंपनियों पर एक अस्पताल की चेन है, उस पर इनकम टैक्स का जब छापा पड़ता है तो उसके बाद वो 162 करोड़ रुपए का चंदा देने। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। और ऐसा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं कि जो अलग है। आप गूगल पर जाइए, उन कंपनियों का नाम लिखिए और आगे रेट दिखिए, आपको डेट मिल जाएगी। और आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखिए कि उन कंपनियों ने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड कब कब खरीदे, किसे दिया, ये छोड़ दीजिए। तो ये तो रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। 1600 करोड़ रुपए टीएमसी को भी मिले। और अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगी तो वो जैसे ही 2021 मई में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती है, वैसे ही टीएमसी को चंदा देने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। आप सोचिए, एक स्टेट की पार्टी है टीएमसी, बीजेडी 675 करोड़ रुपए। इस मामले में तो मैं कहूंगा कि जो आंकड़े बता रहे हैं, 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और 16 करोड़ रुपए जेडीयू को उनको मिले हैं। और
जिस पर चुनावी चंदा का सबसे ज्यादा आरोप लगता रहा भारत की राजनीति में, वो बहुजन समाज पार्टी को 1 लाख रुपया भी बॉन्ड किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं दिया। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है और ये मुद्दा अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी की इस बात से सहमत हूं कि देश की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। जो बदलाव 14 से 24 तक में हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जब 13-14 में ये कहते थे कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने आए, तब वो एक नई हवा की तरह, एक नई खुशबू की तरह बात लगती थी। लेकिन अब वो बात अगर बीजेपी कहती है तो लगता है कि ये सिर्फ सियासत है, क्योंकि उस समय के जितने भ्रष्टाचार के आरोपों वाले चेहरे थे वो 80% के तकरीबन एनडीए में अब आ चुके हैं। और परिवारवाद में केवल लालू यादव, मुलायम सिंह और स्टालिन की फैमिली को छोड़ दिया जाए और ममता बनर्जी को, तो ज्यादातर 80-90% परिवारवाद का आरोप जिन लोगों पर लगा था वो सब एनडीए के पाले में जा चुके हैं। बिल्कुल। और लेकिन राजीव, ये भी एक बात है कि आमतौर पर जब 10 साल किसी सरकार को हो जाते हैं तो हम एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर देखते हैं, आज इस पर कोई बात करता ज्यादा नजर आता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उनके सामने 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है। ठीक है राजीव, चलिए अपने चुनावी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं अब, क्योंकि मेरे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सौरभ भी हमारे साथ एलजेपीआर से आ गए हैं।